हेलो एवरीवन, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे अपने यूट्यूब चैनल अचीव नॉलेज विद सनी में। आज हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1909। तो चलिए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। आपको मैं बता दूं कि भारत के संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम का अत्यंत ही महत्वपूर्ण महत्व था। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्व था। आपको इस भारत शासन अधिनियम के सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना है, सुन लेना और लिख भी लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट में है इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1909। क्लियर है? आप फिर से एक बार देख लें कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों हुआ? तो इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कहाँ थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम का नाम क्या पड़ा? मार्ले मिंटो सुधार पड़ा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार भारत शासन अधिनियम 1909 का दूसरा नाम है। साथ साथ इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1909 जिस दिन लागू हुआ तो उस दिन को लॉर्ड मिंटो ने भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा था। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1909 जिस दिन पारित हो उस दिन को किसने भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा था? उस दिन को तो लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इस पॉइंट को लिख भी लेंगे और अच्छे से समझ भी रहे होंगे। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम का। अब बात करते हैं कि इसका लक्ष्य क्या था, क्या करना, आखिर मार्ले मिंटो सुधार क्यों पड़ा या फिर भारत शासन अधिनियम 1909 का लक्ष्य क्या था? तो इस अधिनियम का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना था। क्लियर है? इस अधिनियम का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो भी दोष था, जो भी कमियां थी, उसको दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना। ठीक है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ रहे उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 का लक्ष्य था कि वह भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करेगा, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करेगा और साथ साथ भारत में जो उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो हो रहा था, पनप रहा था, उसको भी सामना करना था। क्लियर है? हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग भारत शासन अधिनियम 1909 के आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में भी व्यापक वृद्धि की। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत शासन अधिनियम 1909 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या की? व्यापक वृद्धि की। मतलब केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से कितनी हो गई? 60 हो गई। ध्यान से सुन लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1909 के कारण केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई, जबकि प्रांतीय विधानसभा में इनकी संख्या अलग अलग थी। प्रांतीय विधानसभा में इनकी संख्या क्या थी? अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संख्या थी, लेकिन केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लाइन है हमारा, इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। मतलब भारत शासन अधिनियम 1909 ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, जस का तस रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। मतलब अगर चाहता गैर सरकारी सदस्य बहुमत में आना तो आ सकता था, अनुमति उनको थी। तो इस लाइन से हम लोगों को क्या याद रखना होगा कि भारत शासन अधिनियम 1909 ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, जस का तस रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। नेक्स्ट लाइन है, इसने दोनों स्तर मतलब केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों की परिधि को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मतलब केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में जो कार्य होने वाले थे, चर्चा कार्य, उनको और व्यापक बना दिया और फैला दिया, मतलब और काम उस पर लगा दिया। जैसे में पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प रख सकते थे इत्यादि। हम लोग अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट।
तो आइए हम लोग आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की, अब ध्यान से देखना, किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायसराय तथा गवर्नर के कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया किस अधिनियम के अंतर्गत? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय तथा गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हम लोगों को हमेशा ये नाम याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1909 में तीसरा नाम और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है, पहला भारतीय जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जोड़ा गया वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हमारा नेक्स्ट है कि उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था इस अधिनियम के, उन्हें क्या बनाया गया था? विधि सदस्य बनाया गया था। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। ध्यान से सुनेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1909। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आइए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1909 ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब इसमें क्या था कि इसके अंतर्गत सिर्फ मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, उन्हें कोई दूसरा वोट नहीं दे सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1909 ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारत शासन अधिनियम 1909 ने सांप्रदायिकता को क्या किया? वैधानिकता प्रदान किया, क्योंकि इस अधिनियम ने ही प्रावधान किया कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब आगे आता है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को हमेशा याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1909। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।